नमस्कार दोस्तों। तो क्या राहुल गांधी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने से चुनाव की दिशा बदल गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक्ट ऑफ फ्रॉड पर काम करती है? और क्या नरेंद्र मोदी की दहाड़ से दुनिया डर जाती है? और क्या नरेंद्र मोदी किसानों से इतना डर जाते हैं कि उन पर बगैर हत्या का प्रयास हुए हत्या का प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं? क्या वो अपनी तुलना किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री से करने की स्थिति में है क्या? जी हां, इन्हीं विषयों पर बात करूंगा। शुरुआत करता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और अपने हत्या के एक दिन पहले उन्होंने देश से एक चीज कही थी, मेरी उम्र लंबी रही है और मैं मर जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की रक्षा करेगा, उसे जीवित करेगा। उन्होंने उस दिन आशंका जता दी थी कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही। जी हां, उन्होंने ऐसे ही नहीं जताई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी इत्तेफाक से मेरे मित्र दिनेश भट्ट हुआ करते थे। भट्ट साहब ने उन्हें बताया था कि मैडम, आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए ये जो सिख तैनात हैं आपकी सुरक्षा में, इन्हें हटाया गया है। श्रीमती गांधी ने कहा, नहीं, मेरी जान की कीमत से ऊपर देश नहीं हो सकता है। देश सदैव सबसे बड़ा है और इसलिए यदि हम आज इन्हें हटाते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हम पंजाब को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को हटा रहे हैं। मैं रहूं न रहूं, लेकिन यह देश रहना चाहिए। इस देश का एकता अखंडता रहनी चाहिए। और यह कहते हुए उन्होंने दिनेश भट्ट से कहा, नहीं, उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाइए। वो ड्यूटी पर आते हैं और उसी के दूसरे दिन श्रीमती गांधी इस दुनिया में नहीं रहती, वो शहीद हो जाती हैं। और वही जो आशंका थी, जो रिपोर्ट थी दिनेश भट्ट के पास, वही सच साबित होती है। इसके पहले आप देखिए, 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने जाती हैं। उनसे गुस्सा लोग उन पर हमला कर देते हैं, पत्थर मारते हैं, उनकी नाक पे लगता है, खून बहने लगता है। श्रीमती गांधी खून को किसी तरह पोंछती हैं और अपने भाषण को पूरी तरह जारी रखती हैं। उनके सुरक्षा अधिकारी उन्हें वापस चलने को कहते हैं, वो मना कर देती है। वो कहती नहीं, अब जनता यही चाहती है तो मैं अपनी बात कह के जाऊंगी, वो मारना चाहे तो मुझे मार दे। लेकिन आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था, नरेंद्र मोदी पंजाब गए थे और फिरोजपुर जिले की उस सीमा पर, जहां से भारत का पाकिस्तान की सीमा करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर थी, वहां से निकलना था। उन्होंने अपने काफिले को, जो उनका काफिला जाना था हेलीकॉप्टर से, उससे न जाके वो हवाई मार्ग से जाने की बजाय सड़क मार्ग से चल दिए। अचानक एकदम से चले तो कोई आइडिया नहीं था। जल्दी जल्दी जितनी व्यवस्थाएं हो सकती थी की गई। कभी भी प्रधानमंत्री का रूट इतना लंबा सड़क से नहीं होता है। ये पंडित नेहरू का समय नहीं है, इंदिरा जी का समय नहीं है, राजीव जी का समय नहीं है।
इन दो प्रधानमंत्रियों के शहीद होने के बाद यह नियम बना था कि इतना लंबा सफर नहीं। बहरहाल जब उन्होंने जिद कर ली तो चले, और जहां पर किसान मौजूद नहीं था वहां पर उन्होंने अपना काफिला रुकवाया, गाड़ी में ही बैठे रहे, किसी ने कोई हमला नहीं बोला, किसी ने कोई गलत शब्द नहीं बोले। रोड के दूसरी तरफ से निकल रहे उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में नारे लगाए, यानी सब प्रायोजित था। बावजूद इसके अब नरेंद्र मोदी की जो जांच कमेटी थी, उस जांच कमेटी ने उसमें 24 लोगों को मुल्जिम बनाया है, 24 किसानों को मुल्जिम बनाया है, और 307 का केस भी रजिस्टर कर दिया है। 307 की धारा बढ़ा करके उस पर केस रजिस्टर हो गया है। इससे आप समझिए कितने डरने वाले लोग। इसी डरने वाले लोगों की बात पर करूंगा कि आपको अभी हाल ही के दिनों में एक चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा बड़े ताकतवर हैं, इतने बड़े बहादुर हैं कि वो जब बोलते हैं तो शेर की तरह से दहाड़ते हैं, लोग डर जाते हैं, दुनिया डरती है। उसी में ही कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया तो चीन का नाम ले दें, चीन का चा बोल दें। उस समय वो म्याऊं म्याऊं क्यों करने लगते हैं? क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं? चुप्पी साध लेते हैं, कोई जवाब नहीं होता है। चीन का नाम ले दीजिए तो जवाब नहीं निकलता है, चीन जो कर रहा है उसके बाद नहीं निकल रहा है। खेल को आप समझिए, वह लोग अपने आप को शेर कहते हैं। बहरहाल किसान आज भी आंदोलित है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। जगजीत सिंह टल्लेवाल मौत के मुंह में जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। 53 दिन से वो भूखे प्यासे, सोचिए इस अनशन के बावजूद। उनके साथ 101 किसान और बैठ गए हैं, लेकिन किसी को सुध नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह सुध है कि वो गए थे और उन्हें रुकना पड़ा था, क्योंकि आगे वहां से 40 किलोमीटर दूर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के कारण उन्हें रोक दिया गया था। तो साहब अपने मुख्यमंत्री से कहना मैं बच के आ गया हूं, ऐसा शेर, ऐसे शेर को तो सलाम करना चाहिए साहब। यह है। अब आता हूं दूसरी बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतर चुके हैं। राहुल गांधी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी हैं, और राहुल गांधी उस चुनाव प्रचार में एक दिन उन्होंने प्रचार किया, दूसरे दिन उन्होंने दिल्ली के जो दिल्ली मॉडल दिखाया जाता है उसकी पोल खोल के रख दी कि ये है पेरिस, ये है अमेरिका, ये है लंदन। जो कहते थे अरविंद केजरीवाल, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा दिया। और प्रत्यक्ष दिखाने के बाद में फिर राहुल गांधी पहुंच गए उस स्वास्थ्य मॉडल के साथ, देखते हुए एम्स के पास जो दिल्ली सरकार का क्षेत्र है, उस जगह जहां पर सड़क के किनारे एम्स में इलाज कराने आए लोग बेहाल स्थिति में पड़े थे, उनके लिए देश के किसी और अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए, उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग थे, कुछ और प्रदेशों से भी, अगल बगल के प्रदेशों से आए थे, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे इधर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान। तो अब आप समझ सकते हैं यहां पर जिनका राज है वो उनके लिए क्या कर रहे थे। क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई थी, या दिल्ली में पंडित नेहरू के बाद कोई ऐसा अस्पताल बनाया गया
कांग्रेस के बाद कोई एक भी ऐसा अस्पताल बनाया गया जो एम्स के समकक्ष ही हो, उतनी मदद दे सके, लोगों को इलाज में दे सके? नहीं है। यानी चाहे जितने एम्स बना लो, जो असली एम्स है वही है, उसके अलावा कहीं नहीं। और उसको भी बर्बाद करने का काम शुरू हो चुका है कि उसमें डॉक्टर्स और दूसरे स्टाफ को अब कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। आप समझ सकते हैं, यह स्थिति है भारत की। और वहां जब राहुल गांधी रात को उन लोगों के बीच पहुंचे, उनके दर्द को जाना, तो लोगों को लगा कि हां, कोई ऐसा तो है। आज तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजनेता नहीं रहा जो वहां जाकर के इस तरह से लोगों की खोज खबर ले, उनके दर्द को समझे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी दर्द को समझा था, क्योंकि उनकी पत्नी उस इलाज नहीं पाने के कारण मरी थी और वो जाकर के स्विट्जरलैंड में उनकी मौत हुई थी। और वो उस टीबी की मरीज बनी थी जेल में रहते हुए, जब जेल में उन्हें टीबी के मरीजों के साथ बंद कर दिया गया था, तब वो टीबी की मरीज हो गई थी। और फिर इलाज के लिए भारत में कहीं इलाज नहीं मिला तो उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया, जहां उनका निधन हुआ। तो यानी आप समझ सकते हैं, देश के लिए मर रही थी, देश की लड़ाई के कारण वो उस रोग की शिकार हुई थी, तो वहां मौत के बाद तो पंडित नेहरू की प्राथमिकता में भी था, निजी दर्द भी था। तो उन्होंने रानी अमृत कौर से आग्रह किया, उन्हें पहला स्वास्थ्य मंत्री बनाया और उनकी मदद से यह अस्पताल बना के खड़ा किया, जो आज देश की लाइफ लाइन है। वहां राहुल गांधी गए थे, उस दर्द को समझा और अपने साथियों से कहा कि उनकी मदद करनी है, रेगुलर मदद करनी है वहां पर। इसके लिए व्यवस्था करिए, प्लान तैयार कीजिए। राहुल गांधी इसके पहले आपको याद होगा सब्जी मंडी भी गए थे, फर्नीचर मार्केट भी गए थे मजदूरों के पास भी, कुलियों के पास भी और तमाम लोगों के पास, सबके दर्द समझा, झुग्गी वालों के पास। तो राहुल गांधी वास्तविक दर्द को समझने जाते हैं और उसका कैसे समाधान किया जाए उस पर काम करते हैं। राहुल गांधी के इस एक दिल्ली विजिट का असर यह हुआ कि पूरी कांग्रेस जो सोई हुई थी वो जाग गई और नए सिरे से लड़ती हुई दिखाई दे रही। जो शुरुआत में लग रहा था कि कांग्रेस तो कहीं है नहीं, फिर लगा कांग्रेस कहीं कहीं है, और अब लग रहा है कांग्रेस सब जगह है। और जब लड़ती हुई दिखती है तो घबराहट हो जाती है। आम आदमी पार्टी ने कुछ घोषणाएं की थी, वो लगातार करते आए हैं, वायदे करते आए हैं, लेकिन कोई भी वायदा आज तक पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली में रोजगार नहीं दिल्ली सरकार दे पाती है, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जाते हैं, यानी सरकारी नौकरियां देनी नहीं है। और जो बिजली के नाम पर कहा गया वो फ्रॉड किया गया कि 200 यूनिट बिजली तो फ्री है, लेकिन जैसे ही वो 201 होगी तो पैसा आपको 201 पे देना पड़ेगा और रेट भी डबल हो जाए। इसी तरीके से तमाम और खेल किए गए। जो स्वास्थ्य मॉडल दिखाया उसमें फ्रॉड किया गया। जो मोहल्ला क्लिनिक है वो फ्रॉड साबित हुए और उनमें अब 75% मरीज कम हो गए हैं। इसीलिए और जो दिल्ली की डिस्पेंसरीज थी वो बर्बाद कर दी गई। दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बना सके, तो अब आप समझिए 11 साल में ये भी नहीं कर सके। उधर स्कूलों की बात करते थे, आज दिल्ली टॉप 10 की लिस्ट में कहीं नहीं है, न 10वीं में न 12वीं। इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। और जो दिल्ली के पुराने स्कूल थे उन्हीं स्कूल में रेनोवेशन हुआ है, कुछ क्लासेस बने हैं, शेष कुछ नहीं हुआ है, कोई स्कूल नहीं बन पाया। और जो श्रीमती शीला दीक्षित ने शुरू किए थे दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के प्रोजेक्ट, फ्लाइंग ओवर और दूसरी सब चीजें, वही जो मेट्रो उन्होंने बनाई थी वही सब है। दिल्ली में जो पुरानी बसें हैं वो कन्नम है, और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी देनी चाहिए पक्की, वो नहीं हो पा रही, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं रहे।
तो यानी दिल्ली की यह दुर्दशा है। सुनने वाला कोई है नहीं, भ्रष्टाचार उस पर है। और जो पानी की बात कही थी, पानी ऐसा सप्लाई हो रहा है कि कोई व्यक्ति वो सीधे पानी पी नहीं सकता है, तो मजबूरन वो टैंकर माफिया और दूसरे लोगों पर आश्रित होकर रह गया है। अब आप सोचिए, यह उन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी की वहां सरकार, इसीलिए एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा जा रहा है। और एक्ट ऑफ फ्रॉड इसलिए है कि दूसरा आधा दिल्ली का विभाग जो है केंद्र सरकार के अंडर में, उनमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो दोनों मिल करके दिल्ली को मूर्ख बना रहे हैं पिछले 11 साल से। और जो स्थिति है उससे परेशान होकर के अब जनता दूसरे विकल्प पर आती, तब सभी रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है कि वो भी 2,500 रुपए महिलाओं को देगी, वो भी 500 रुपए की सब्सिडी देगी गैस सिलेंडर पे, वो भी, और बहुत सारी चीजें इस तरीके से बात करती है। वही करती है जो कांग्रेस की घोषणा है, उसी को इधर उधर करके अपना पहनाती है। उधर अरविंद केजरीवाल ने 2100 का वायदा किया, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल 2100 देने का वायदा करते हैं तो पंजाब के लोग पूछते हैं, आपने यहां पर भी 1000 देने का वायदा किया था, वो आज तक तो नहीं मिला है। पंजाब में आपने जो जो वायदे किए थे अब तक तो एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो साहब, झूठ का पुलिंदा है। और जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है तो लोग पूछते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं मिला, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में आपने कहा था हर होली दीपावली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा, क्यों नहीं मिला। ऐसे ही तमाम वायदे किए थे। तो साहब, उसका भी जवाब दे दीजिए। तो नरेंद्र मोदी के जो वायदे थे वो आज तक झूठ साबित हुए हैं, भाजपा के झूठे हुए और आम आदमी पार्टी के, इसीलिए एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा गया। तो अब एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक्ट ऑफ गॉड और ये सब कुछ चल रहा है। एक्ट ऑफ गॉड ये चल रहा है कि दोनों सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए। जब सैफ अली खान पे हमला होता है तो मुस्लिम वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन उसी दिल्ली में मुस्लिम्स पर अत्याचार होते हैं, तब ये दोनों मौन रहते हैं। सवाल तो बनेगा। तो सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन जवाब एक, राहुल गांधी निकलते हैं, वो आमजन की बात करते हैं, उनकी पार्टी के लोग बात करते हैं। और उसी कड़ी में विनेश फोगाट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते, हम वह फ्रॉड नहीं करना चाहते हैं जो होता आया है। लड़कियों के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, कहां थे अरविंद केजरीवाल, कहां थे नरेंद्र मोदी। और वो खुद उस आंदोलन में थी, जो आंदोलन वो लड़ रही थी उन लड़कियों के लिए कि कैसे उन्हें न्याय दिलाया जाए। और जब वो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी तब उन्हें जरूरत थी तो कहां दिख रहे थे। तभी वो कहती हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सच में आवाज ही नहीं बनते, लड़ने को तैयार होते, लड़ते हैं और सही करते हैं। वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, वो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं करते, पुलिस का दुरुपयोग नहीं करते। जो सही है वही करने की छूट होती है उनकी सरकार, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ पक्षपाती व्यवहार करते हैं। तो ये सारी बातें आप सामने आ जाती हैं। उधर संदीप दीक्षित सवाल कर लेते हैं कि जब आप अपने ऊपर थोड़ी सी बीजेपी के लोग कमेंट कर दे रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जा रही है, लेकिन जब आपने झूठे और गंदे भद्दे कमेंट श्रीमती शीला दीक्षित के लिए किए थे, जिन्होंने दिल्ली को एक नए रूप में बना खड़ा किया था, तब आपको शर्म नहीं आई थी। तब आपको शर्म नहीं आई थी जब आप श्रीमती सोनिया गांधी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, गांधी परिवार के लिए करते थे और तमाम सारे सीनियर नेताओं के लिए करते थे। कहां है आपकी वह राजनीति जो आप कहते थे आप राजनीति बदलने आए? आप तो राजनीति की कंध में चले गए।
और वहां से आपने भ्रष्टाचार भी बढ़ाया, अव्यवस्था भी बढ़ाई और दिल्ली बेहाल है। जी हां, तब राहुल गांधी एकमात्र विकल्प के रूप में दिखते हैं, कांग्रेस पार्टी दिखती है, क्योंकि वो जो उसने किया है वही वो कहती है, और जो वो कहती है वो करके देती है। इसके सबूत कर्नाटक में भी है, तेलंगाना में भी है, हिमाचल में भी है और झारखंड में भी है। तो यह समझ लीजिए, इसलिए लोगों को अब राहुल गांधी पर ही यकीन है। इसलिए दिल्ली का चुनाव अब एक नए सिरे पे आके खड़ा हो गया है, और क्या गुल खिलाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद।